गुड मॉर्निंग। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटम एंड मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने देखा था कि एटम क्या होता है। तो एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको ना तोड़ा जा सकता है ना काटा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें पुरानी थी, जब महर्षि कनड़ उसके बाद थॉमसन वगैरह आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। जिन्होंने थॉमसन ने ये कहा था कि ये नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड है। बट हम धीरे धीरे देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करते हैं, तो आजकल हम इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ रहे हैं, तो वो थ्योरी भी इसकी गलत हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एटम है क्या। एटम जनरली हम लेते हैं कि एक किसी चीज़ को अगर हम ब्रेक करते जाएं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आता है वो बचता है, वो हमारे पास एटम बचता है। फिर हमने इसके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करी थी, जिसके अंदर हमने उसके लॉज देखे थे, लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड प्रोपोर्शनल रेशियो वाला। उसके बाद में आज हम देखेंगे, सबसे पहले तो सिंबल के बारे में हम कल बात कर रहे थे। जैसे किसी सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल होता है क्या है। सिंबल किसी भी, जैसे कोई नाम है तो वो नाम, जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को इतना बड़ा नाम हम बार बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन पूरी नाम लिखेंगे, हमने हाइड्रोजन लिखा है इतना बड़ा नाम। जैसे हमारे पास कोई आ जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय हम ऐसा क्या करें कि ये हमें क्या हो, जैसे हमने सिंबल देखा और हमें याद आ गया भाई ये तो हाइड्रोजन है। सोडियम क्लोराइड को देखते हैं हमें क्या नाम याद आ गया। जैसे अब NaCl को देखते हैं हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये तो सोडियम क्लोराइड है। तो एब्रीवेशन या फिर हम कह सकते हैं इसका एक तरीके से निकनेम कह दो या शॉर्ट नेम हम इसको कह सकते हैं, तो वही क्या होता है, इसका सिंबल होता है। अब इसको हमने देखा था कल लैटिन नेम से हम कर रहे थे, और हम जनरली लैटिन नेम के अंदर फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको हम ले लेते हैं। लेकिन अब जैसे फर्स्ट वर्ड, जैसे हमने भी देखा कि सोडियम का फर्स्ट वर्ड हमने Na लिखा है, तो इसको क्यों लिखा है, क्योंकि लैटिन में जब हम इसका नाम देखेंगे सोडियम का तो वो क्या आता है, वो Na से शुरू होने की वजह से इसका नाम क्या आता है, Na से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो एक Ag आता है, जबकि Ag तो हम सिल्वर लिखते हैं। अब सिल्वर का नाम S से होना चाहिए, लेकिन ये किस है, ये Ag से क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, लैटिन नेम में अर्जेंटिनम नाम इसका होता है, अर्जेंटीनियम। अब जैसे और कोई अपन देख लेते हैं, जैसे हम तीन देखते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है नियोन, एक होता है सोडियम। अब हमने इस सिल्वर को ए, सबसे पहले तो हमें ए लिखना चाहिए था, लेकिन ए हमने नहीं लिखा। फिर अगर ए कोई और नाम आ रहा है तो हमने ए आर लिखना चाहिए था, लेकिन वो भी हमने नहीं लिखा, क्योंकि ए आर जो नाम है वो किसका आ जाता है, आर्गन का नाम आ जाता है। आर्गन इससे पहले मिल गई थी तो इस वजह से इसका नाम, तो फिर हमने इसको भी छोड़ के किसको ले लिया, थर्ड वर्ड को ले लिया। जैसे अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे को क्या मिला, नाइट्रोजन मिला, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, एन से रख दिया। अब दूसरी बात हमारे को मिली नियोन, जिसका एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो एन तो पहले इसका रख चुके थे नाइट्रोजन का, तो अब इसका क्या करें, हमने कहा कि इसका हम ई ले लेते हैं, तो हमने ई ले लिया। उसके बाद हमें मिला सोडियम, तो उसका हमने एन ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगला नाम, यानी कि लैटिन वर्ड के अंदर जो नाम है हमारा, हम उसको लिखते हैं। आगे अगर हम देखें तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कैसे भी बात करें फेरस की, आयरन, तो इसको कहते हैं फेरस। लेकिन अगर हमने एफ क्यों नहीं लिखा इसका नाम, क्योंकि एफ से इससे पहले कौन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, इस वजह से हमने इसका क्या नाम लिखा। तो अब इसके सिंबल जो हैं, अब हमें सिंबल से इसकी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, वो हम बात करते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें, जैसे सिंबल में हमें क्या क्या नॉलेज मिल जाती है इंपॉर्टेंस की, तो देखो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल हुआ। ये सिंबल होने के बाद में हम हाइड्रोजन के नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि जितना उसका मास है, मतलब जिसके जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर। यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जनरली मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1H1 ये क्या है, इसका एटॉमिक। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो होता है इसका एटॉमिक नंबर, और ये होता है इसका एटॉमिक मास।
अभी हमने देखा कि एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। एटम में तीन चीजें कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें तो इनके एटॉमिक वेट की, तो वेट की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक वेट होता है लगभग क्या होता है? बराबर सा होता है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनके कंपेरिजन में लगभग 1000 गुना कम होता है। अब कोई तो हम एक चीज़, तो एक तरफ तो हमने 1000 का कोई सामान ले लिया या कोई चीज़ ले ली और एक तरफ 1 किलो की, तो उस 1000 के मुकाबले में हमारा एक कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास के अंदर इसको कंसिडर नहीं करते और केवल हम एटॉमिक मास में किस किस को जोड़ते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा? उसका एटॉमिक मास। तो अगर हमें पूछे कि भाई ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो है 8 और एटॉमिक मास है 16, तो भैया इसमें एटॉमिक कितने प्रोटॉन हैं? तो हम सीधा कहेंगे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें प्रोटॉन होता है, तो इसमें 8 तो क्या है? प्रोटॉन। और इसका मास कितना है? अगर हम मास की बात करें तो ये मास हो गया 16, इसका एएमयू इसका मास हो गया। एएमयू की कल हमने बात करी थी कि कार्बन के 1 मॉलिक्यूल के मास की अगर हम 1/12 कर लेते हैं तो वो हमारा 1 AMU के बराबर आता है। तो अब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज का मतलब क्या होता है? या तो उसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया या इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। तो दो तरीके का चार्ज होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसको हम नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम एनाइन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल रहा है तो हम उसको कैटाइन कहते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन की बात करें तो भाई अभी अभी हमने देखा कि मास इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो मास में प्रोटॉन तो हमें पता है कितने? 8 है। अब देखो मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास की वैल्यू देखें तो 16 है और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो अब हमसे ये न्यूट्रॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पूछा तो ये प्लस का इधर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 16 माइनस 8 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन बची। तो 16 में से 8 गए तो कितने आए? 8। इसमें क्या आ गए? न्यूट्रॉन आ गए। किसके अंदर? ऑक्सीजन के एटम में। लेकिन अगर हम यही बात यहाँ पर करते हैं तो क्या हो सकता है? अब हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की डिजिट नंबर कभी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर उस पर कोई चार्ज आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन की कभी भी एटम लेन देन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर कोई इतना बड़ा एटम है, वैसे तो हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, प्रोटॉन में कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसके अंदर हम देखें तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस। तो ये पूरा एटम होने के बाद में इसमें क्या है? न्यूक्लियस। अगर हम कल बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस हमने लिखी थी कितनी? 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस की आती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि इतना ज़्यादा छोटा है कि हम इसको, पहली बात तो ये तोड़ता ही नहीं है और यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। दूसरी बात, अगर किसी, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूँ ना, सॉरी मैं इसकी हाइड्रोजन की बात कर रहा था, तो मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन की अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। और इसमें प्रोटॉन भी कितना? 1 है। तो अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन पूछूं तो कितना होगा? मास माइनस अगर मैं प्रोटॉन कर दूंगा तो क्या होगा? मास कितना? 1 और प्रोटॉन कितना? 1। तो कितना हो जाएगा इसमें? 0। लेकिन हमने कल इसके कुछ एग्जाम और देखे थे, जैसे 1s2 यानी जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, ये क्या है? आइसोटॉप है किसका? हाइड्रोजन का। तो इसकी बात करें तो मास है, अगर इसमें हमें न्यूट्रॉन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि मास माइनस प्रोटॉन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि मास कितना है? 2
और प्रोटॉन कितना एक, तो इसमें कितना न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन। अगर मैं एक और बात करूँ 1H3 की, जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं, ये भी हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटॉप है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो मास न्यूट्रॉन क्या होगा, मास माइनस प्रोटॉन, मास कितना है 2, हाँ सॉरी 3, और न्यूट्रॉन के प्रोटॉन कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें 2। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू चेंज हो सकती है अलग अलग एटम्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन हो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं लेकिन प्रोटॉन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मैं आपको अगर एक दो क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे मैंने आपको दे दिया, पहला तो दे दिया सोडियम, और इसका फॉर्मूला है सोडियम का 1123। इसमें हमें क्या बताना है, वही प्रोटॉन बताना है। सबसे पहले हम मास लिख लेते हैं, मास बताना है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, और इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या आता है, मास की बात करें तो सबसे ऊपर वाला यानी 23, तो इसका क्या है, मास है। प्रोटॉन की बात करते हैं, ये क्या है, प्रोटॉन, इसमें 11 है। अब न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो कितने होंगे, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो क्या जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 23 में से अगर 11 गए तो कितने बचे, 12 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर मैं और कोई एग्जाम्पल दूँ तो और एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ कि मैंने दे दिया क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब 17 होता है और इसका मान 35, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो मास कितना होगा इसका 35, प्रोटॉन इसमें 17 और न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे 35 माइनस 17 करेंगे तो कितने आएगा 18, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। आगे अगर अपन चलते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अगला टॉपिक है हमारा। तो एटम के बारे में हमने ये सारी जानकारी ले ली, कैसे एटम की डिस्कवरी हुई, डाल्टन ने क्या कहा, मैरिसी कनट ने क्या कहा, डेमोक्रिटस एंड लीनियस ने क्या कहा, और फिर उसके बाद में कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम की स्ट्रक्चर वगैरह की बात करी, जैसे थॉमसन आया, रदरफोर्ड आया, निल्स बोर आया, उन सब ने एटम्स के बारे में बात करी। तो वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल मतलब किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट जो फ्रीली एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल हो, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट, एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्ट विच फ्रीली स्टेबल इन एनवायरनमेंट, वही क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन अकेला स्टेबल नहीं हो पाता, तो ये किस फॉर्म में रहता है, H और दूसरा H मिलके यानी कि H2 बनाता रहता है। अच्छा, हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी अकेला स्टेबल नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे वैलेंस, जब हम इनके वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के रहता है, और ये भी कैसा रहता है, O2 के फॉर्म में। अगर हम नाइट्रोजन की देखते हैं तो ये भी कैसा होता है, हमने देखा था कि कोई भी एटम अकेला एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली स्टेबल नहीं होता है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस कौन सी, जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, नियोन और आर्गन। तो ये कुछ नोबल गैसेस है जिनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, ये एनवायरनमेंट में फ्रीली रह सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हीलियम की, तो हीलियम अकेला भी रह सकता है, इसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है यानी जो वैलेंस सेल है वो इसका क्या है,
कंप्लीटली फिल्ड है, इसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अलावा जितने भी अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स है, तो 118 की हम बात करते हैं, तो वो कैसे हैं, वो फ्रीली एनवायरनमेंट में स्टेबल नहीं रह सकता उनका एटम, वो क्या बना के रहता है, हमेशा मॉलिक्यूल बनाकर रहता है। अब अगर हम बात करें तो केमिकल फॉर्मूले पे आते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जब दो सिंबल आपस में मिलके, जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो वो आपस में मिलके बना रह रहा है, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर आपस में बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं कि HCl नाम का कंपाउंड, यानी जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो बना लेता है। तो ये क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। एक और चीज आती है, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, खाने के नमक की, तो सोडियम की, अच्छा इसमें अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, क्योंकि 11 थे इसमें एटम, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब 11 इसका एटम होगा कैसा, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये पॉजिटिव यानी ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर पहला सेल, पहले सेल के अंदर हमेशा ये जो पहला गोला है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके अंदर अगर बात करें तो पहले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। और जो दूसरा वाला होता है उसके बाद सब में हम कितने भरते हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सोडियम में तो 11 है, तो एक और सेल आएगा और आखिरी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, केवल एक सेल होगा। इस वजह से ये हमेशा बॉन्ड बनाते टाइम केवल एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हर एटम ऐसा चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। जैसे हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम क्या हो, जॉब लग जाए और स्टेबल हो जाए, ऐसे ही हर एटम यही चाहता है कि मैं कैसा हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। अब अगर स्टेबल होगा तो उसके लिए इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका आउटर मोस्ट कौन सा, ये वाला। अब इस आउटर मोस्ट में तो कितना है, 1 है। अब मुझे बताओ इसको 8 कंप्लीट करने हैं, 8 कंप्लीट करने के लिए अगर ये इसको निकाल देता है तो ये पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाएगा, और सेल खत्म होते ही क्या होगा, ये जो बचा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो अपने आप स्टेबल होगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का तो ये हो रहा है, लेकिन अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, तब भी तो इसमें 8 हो जाएंगे। अब मुझे कोई ये बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या 8 को 7 को और लेके आना आसान है, तो हम कहेंगे कि सर 1 को आराम से हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन 7 हम अलग अलग से मांगेंगे तो क्या पता कोई दे या ना दे। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और बाहर निकाल के इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाते हैं, इसलिए हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग लेन देन करता है। अब ये इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, Cl के साथ। Cl के आउटर मोस्ट में भी देखा 17 होते हैं, 17 का मतलब हो गया 2 बाहर वाले में, फिर 8 अंदर वाले में, हो गए 10, और अब कितने बचे, 7। यानी बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7। और हमेशा ही आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस सेल, यानी जिस सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है उसी सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। अब हुआ क्या, इसके पास तो था, क्या था इसका कि 2, 8 और 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8, 7। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें से एक हटा दूं और इसका एक हटा के इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 8। अब बताओ ये स्टेबल और ये भी स्टेबल, इसीलिए NaCl जो ये हमारे खाने का नमक होता है ये कैसा होता है, स्टेबल, और हम इसको देख सकते हैं आपस में दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब ये टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो ये जो NaCl है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और यही NaCl को जब हम मॉलिक्यूल के उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं उसका फॉर्मूला कह देते हैं। यानी किसी दूसरे के साथ या खुद के साथ वो अगर जुड़ के रह रहा है तो हम उसे फॉर्मूला कहते हैं। अब एक बात और आती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला भी कहते हैं। कैसे कि भाई हम कोई नमक की, अगर सपोज हम नमक की थैली लेके आते हैं 1 किलो वाली आती है, तो उसमें केवल एक NaCl का मॉलिक्यूल तो है नहीं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन हैं तो सारे फिक्स रेशियो के अंदर। तो वो फिक्स रेशियो के अंदर यानी होना स्टोइकोमेट्री जो उसकी है वही उसका क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है।
अगर हम बात करें, अभी हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में या फिर वैलेंसी के बारे में या फिर हम वैलेंस सेल के बारे में, इनके बारे में अब हम आगे देखते हैं। वैलेंस सेल, वैलेंसी और वैलेंस वैलेंस सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है, वैलेंस सेल होता है। वैलेंसी क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन की वो लेन देन कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो उसकी 1 वैलेंसी हो जाएगी, एक दे रहा है तो भी उसकी 1 वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की वो लेन देन करता है वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। अगर और हम इसमें आगे बढ़े तो हमारे पास आती है आयंस। तो आयंस हमेशा दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं आयंस, आयंस एक आयन होता है केटायन, एक आयन होता है एनायन। यानी कि अभी हमने देखा कि NaCl जो कंपाउंड है, इस NaCl कंपाउंड में क्या था कि Na के बाहर आउटर मोस्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन था और Cl के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे और आपस में ये कैसे बॉन्ड बना रहे। अब होता क्या है, Cl की ऐसी एबिलिटी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके पास में इससे बॉन्ड बनाएगा उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा और इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये वापस से क्या होगा, Na वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको भी Cl लेके चला जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज आ गया ना इनके ऊपर, एटम्स के साइन के ऊपर, यही क्या कहलाते हैं, आयंस कहलाते हैं। तो ये तो हो गया कैटायन, यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कहलाता है कैटायन और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो कहलाता है एनायन। यानी हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको, A फॉर एडिशन और A फॉर ही एनायन। यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वो क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा। तो इस तरीके से दो प्रकार के कैटायन और एनायन होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।